कहाँ तक बताए थे? लाइव हो गया क्या? चलिए, गुड इवनिंग जितने भी लोग लाइव हुए हैं ना। चलिए, लास्ट क्लास में हम कहां तक थे? घनानंद तक लिखवाना आगे बाकी था, तो पहले लिखवा दिया जाए कि मौर्य वंश पहले खत्म कर लिया जाए। तो पता ही नहीं चल रहा है लिखवाने बोल रहे हैं कि पढ़ाने। पहले मौर्य डायनेस्टी खत्म कर लेते हैं, ठीक है? नहीं छूटेगा आज, एकदम लिखवाना है, चाहे एकदम से पूरा होगा तभी जाएंगे, छुट्टी मिलेगा सभी को। सब नहीं से छुट्टी नहीं मिलेगा किसी को, कंप्लीट लिखा जाएगा तभी छुट्टी मिलेगा। छुट्टी मनाने सभी लोग घर चले जाते हैं क्या यहां से ब्रेक में? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे थे, है ना? हाँ, चलो लिख लो, तुम लोग का मन नहीं लग रहा है, बिना लिखे हुए लग रहा है। लिखिए पहले। ये क्या तरीका है कि कुछ लोग कह रहे हैं लिखवा दीजिए, कुछ लोग भाई पढ़ाएं दीजिए। तभी ना आप लोग हम नहीं सुनते हैं, तब उसके बाद कहते हैं कि सर हमारी बात नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। चलिए, अब पढ़ो चुपचाप। 2 घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 घंटा और लिखवाएंगे। जितना तुम लोग बता रहे हो। चंद्रगुप्त मौर्य लिखिए तो फिर। लिखिए फिर, शांति से लिखना है, हल्ला नहीं करना। जब तक लिखते नहीं तो शांत भी नहीं होते आप लोग, ठीक है? मौर्य वंश, और पहला लाइन इसमें लिखिएगा, मौर्य वंश लिखिए और पहला लाइन लिखिए इसमें, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में एक शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अगला लाइन लिखिएगा। अब हम ही भूल गए। ये रिपीट 2 घंटे तक करते रहेंगे। लिखिए इसमें, क्या बोले थे बताओ? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में एक शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। लिख लिया? अगला लाइन में लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस ख्याति को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस ख्याति को प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लगभग 305 ईस्वी पूर्व, लगभग 305 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर
ठीक है। सेलुकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच पहले वाला लाइन बोले, लगभग 305 ईस्वी पूर्व, अरे शांत रहो, बोल दे रहे हैं भाई दोबारा, बाकी लोग को भी लिखने नहीं दे रहे। लगभग 305 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं। तो ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व में क्या फर्क हो गया बताइए? ईस्वी बोलते तब ना गलत होता, ईस्वी पूर्व बोले या ईसा पूर्व बोले, ठीक है। लगभग 305 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। हाँ, इसे में लिखिएगा आगे, सेलुकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, सेलुकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच इस युद्ध में मगध की जीत हुई। मगध की जीत हुई, मगध की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूनानी शासक तथा मगध के शासक के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इससे भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा आराम से तुम लिखो हम तो आराम ही से बोल रहे, बोलते हुए बीच में कोई डिस्टर्ब किया ना इस बार इतने लोग जो लिख रहे हैं वो तो डिस्टर्ब होते ही होते हैं, हमारा लाइन आगे दिमाग में चल रहा होता है। हाँ, सोचने दो अभी मुझे खुद फिर से दोबारा, ठीक है। इससे यूनानी आक्रमण का खतरा, क्या बोला? ओके, इससे भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टल गया। ठीक है, इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। याद है कि सब भूल गए? इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया। 500 हाथियों का उपहार दिया। ठीक है, तो एक तो इधर से उपहार वाली बात है जो हमने बताया। उनकी बेटी का जब विवाह हुआ है आपके सेलुकस निकेटर का, तो उसने भी कुछ जो है दहेज के रूप में दिया था। इसको लिखवाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, हम अपने सब्जेक्ट में नहीं लिखवाएंगे ये भाई। ये अफगानिस्तान वाले हिस्से में है ना, बिहार वाले हिस्से में रहता तो हम लिखवा देते समझ गया कि नहीं ये अफगानिस्तान में है और इसलिए इसको नहीं लिखाएंगे। अब हाथी तो मगध से भेजा जा रहा है, आपने पढ़ लिया ना इसको? लिखा होगा पहले। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि नहीं पहले? बस बढ़िया। आप समझ लीजिए कि एंसेंट हिस्ट्री को और मेडिवल को, दोनों को जितना तेजी से हमको खत्म करना है। क्वेश्चन तो मैंने आएगा आपका मॉडर्न बिहार से।
आपकी समस्या का समाधान हम आखिर में कर देंगे, ठीक है, बैठ जाइए। कह रहे हैं कि पूरे भारत का मुक्तिदाता क्यों कहेंगे हम? मगध एक बहुत ही शक्तिशाली शासन व्यवस्था चल रहा था पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, लीड कर रहा था पूरे भारत को, और इसी कारण से इस लाइन को इतिहासकार कहते हैं कि भारत का मुक्तिदाता। समझ में आ रहा है आपको? अगर पश्चिमोत्तर भारत भी कह रहा है तो उसमें कोई गलत लाइन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि या फिर केवल उत्तर भारत भी कह रहा है तो उसमें भी गलत नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है आपका कौन सा है? मगध है। समझ में आया? चलिए, कहां लिखवा रहे थे? हाँ, आगे लिखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत, सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसको भेजा है? मेगास्थनीज को। कल पढ़ाया होगा हमने, है ना? याद नहीं भूलना है एकदम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम याद। हाँ, मतलब जो याद किया उसको नहीं भूलना है। आगे लिखिएगा अगले लाइन में। आप लोग कभी भी हंस जाते हैं। अच्छा, हमने बोल ही दिया ऐसी बात। चलो तो अगला लाइन में लिखो। हंसना बहुत जरूरी है जी, जीवन में हंसना। जो हंसे उसी का घर बसे। ध्यान दो, सुनो, ध्यान दो, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जो हंसे उसी का घर बसे, लेकिन एक बार जब घर बसे तब पूछो फिर कभी हंसे। समझ में आ गया? तो इसलिए हंसते रहिए, ये ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अब लिखो आगे, लिखो आगे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा इंडिका नामक पुस्तिका में की है। प्रशासन की चर्चा इंडिका नामक पुस्तक में की है। ठीक है, इसे में आगे लिखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की प्रशासन में 6 समितियां हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन में 6 समितियां हैं। 6 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 5-5 लोग शामिल हैं। और प्रत्येक समिति में 5-5 लोग शामिल हैं। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होती है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होती है ना? इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी जो है एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है ना? मतलब जीवनी बनाया गया है, मतलब एक नाटक करके कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो है बचपन में अपना खेला कूदा करते थे, फिर बड़ा हुए,
किस प्रकार से चाणक्य मिले और अंततः जो है चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बना, है ना। कौन से पुस्तक में? मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है? किसने लिखा है? हाँ, ये सब पढ़ा होगा आपने कल के क्लास में। आगे लिखिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। लिखा। तो 3 किताब तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक जो हमने मुद्रा राक्षस के बारे में बोला, और कौन सा? इंडिका और अर्थशास्त्र। ये तीनों किताब और इसके लिखने वाले कौन है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख। इंडिका किसने लिखा? और आपके अर्थशास्त्र? चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, सब इसी का नाम है। चाणक्य कहे, है ना, या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है, तीनों इसी का नाम। तो शायद हमने यहां तक पढ़ा दिया था आपको, है ना। और भी कुछ बातें पढ़ा था क्या आप? यहीं तक पढ़ा था ना शायद, कि सेलुकस निकेटर का आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद, अच्छा, राजप्रसाद के बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। इसीलिए उसी दिन लिखवा देना चाहिए जिस दिन पढ़ाए हैं। अगला दिन हमें खुद ही नहीं याद रहता है कहां तक हम पढ़ाए हैं। लिखिएगा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल जो राजप्रसाद के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल जो राजप्रसाद के नाम से जाना जाता है, यह पाटलिपुत्र में स्थित था। पाटलिपुत्र के साथ में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कुम्हरार, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित था। महल का नाम क्या था? राजप्रसाद, है ना। पाटलिपुत्र यानी पटना का अभी जो है कुम्हरार में, है ना। चलिए इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, यह भव्य महल, यह भव्य महल 80 स्तंभों पर टिका हुआ था। 80 स्तंभों पर टिका हुआ था, जो बलुआ पत्थर के द्वारा बनाए गए थे। बलुआ पत्थर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यह एकास्म पत्थर द्वारा निर्मित स्तंभ, यह एकास्म पत्थर, एकास्म, एकास्म समझते हैं?
यह एकाश्म पत्थर निर्मित स्तंभ जिसके ऊपर एक विशेष पॉलिश जिसे ओप कहा जाता था, जिसके ऊपर एक विशेष पॉलिश जिसे ओप कहते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब हमें ज्यादा कुछ जोड़ना होता है तो कई बार चीजें ऐड हो जाती है उसमें। लिखिएगा, इस भव्य महल की लंबाई, इस भव्य महल की लंबाई 140 फुट थी। इस भव्य महल की लंबाई 140 फुट थी, जबकि इसकी चौड़ाई 120 फुट। लिख लिया? नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, चीनी यात्री फाहियान ने, चीनी यात्री फाहियान ने चीनी यात्री फाहियान ने राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए, राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत होता है। यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत होता है। लिख लिए? अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये बात समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिए है कि आप समझिए कि विवाह के बाद तो अब पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के हिस्सा भी शामिल हो गया है मगध में, हो गया ना। मगध साम्राज्य के विषय में अगर कहा जाए तो अब ये जो अफगानिस्तान तक के हिस्सा है, साथ में इधर बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा है तो ये भी शामिल है, इधर नेपाल के भी कुछ क्षेत्र जो है वो मगध में ही शामिल हो गया है ना। और हमने इस बात को कल बताया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग आगे की कहानी, ठीक है। और उसके बाद तब फिर से लिखने वाला कार्यक्रम शुरू होगा। पहले आप लोग सुनने पे पूरा जोर दीजिए, तो सुनने के समय में आप लोग क्या करने लग जाते हैं, इधर की बातें कभी उधर की बातें। हाँ, यही गप करके बता भी रही है। ये बात भी ये लोग गप करते हुए बता रही है कि गप करने लग जाती है। ऐसा बताया गया, ऐसा ना कि कई मुश्किल काम बताए गए और उसके बाद जो है ऐसे पहले वाले लोग कहा करते थे, कई मुश्किल काम में एक मुश्किल काम यह था कि दो महिलाओं को जो है 5 किलोमीटर जो है पैदल भेजना है, ठीक है। और ऐसा हो कि दोनों को साथ में भेजना है लेकिन दोनों चुप रहे। समझ गए? तो 5 किलोमीटर जाने से ज्यादा कठिन बात है कि दोनों को चुप रहना। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे देखिए, समझिएगा। साम्राज्य जब बहुत बड़ा हो गया है, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक गुरु मिल गए और उनका नाम है भद्रबाहु। क्या बोला हमने? क्या नाम इनका? भद्रबाहु। अब इस समय देखिए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसी समय इनको जो है एक गुरु भद्रबाहु मिले हैं जो इनको जैन धर्म की शिक्षा दिए। कौन से धर्म का? और खूब अच्छे से जो है भद्रबाहु समझा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। शॉर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कैसे लिखे जी? इनका नाम बहुत बड़ा है। सीएम लिख दे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को खूब समझा रहे हैं भद्रबाहु और कह रहे हैं, देखिए
अगर कोई मानव जीवन आपको मिला है तो बहुत बड़ा जो है ये सौभाग्य की बात नहीं है। मानव जीवन किसी को तभी मिलता है जब आप पिछले जन्म में कोई पाप करते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी कारण से आपको मानव जीवन मिला है। अब इस पे तर्क क्या दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तर्क ये दे रहे हैं भद्रबाहु कि इस जीवन मरण से ये पूरा पृथ्वी का जितना मोह माया, इतना धन दौलत, ठीक है, पुत्र पत्नी, इस सब मोह माया से यदि दूर होना है तो आप जैन धर्म में शामिल हो जाइए। और इसमें जो है हम आपको तरकीब बताएंगे कि हमेशा के लिए, अब सोचिए ना, वो कह रहा है कि आप जो है 80 वर्ष के लिए जीवित हैं, अब इतने बड़े साम्राज्य को बनाएं, फिर मर जाइएगा, अगले जन्म में पता नहीं किसके घर में पैदा होइएगा, है कि नहीं बात है? और फिर आप कहां पैदा हुए और फिर यही साम्राज्य बनाने लग जाइए, फिर 80 वर्ष में मर जाइए। अब कितना बना पाए ये कौन जान रहा है हर बार? तो ये जो बार बार जीवन मरण का जो चक्र है, इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाइए और आइए जैन धर्म में शामिल होइए पहले, ठीक है। और उसमें जो तरकीब बताया गया है वो कहा यह गया है कि हमारे यहां जो है एक विधि है जिसको कहते हैं संलेखना विधि। क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इस संलेखना विधि से तपस्या करते हुए और एकदम भूख प्यास में रह करके प्राण को त्याग देना है। बात समझ में आ रही है आपको? ये भद्रबाहु जो है इनको जैन धर्म में जब शामिल किए तो कौन सी विधि के विषय में बता रहे हैं, है ना? संलेखना विधि के बारे में कह रहे हैं। और इसमें होता यह है कि अपने आप को जितना कष्ट देना है, अपने शरीर को, इसमें एक ही बात कॉन्सेप्ट कहा गया है, दूसरों को तकलीफ नहीं, अपने शरीर को आप जितना ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। समझ में आ गया ना? भूख प्यास में रहते हुए आपको जो है प्राण का त्याग करना है, तपस्या करते हुए। और इस सब बात मानने के लिए एकदम से चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो गए। समझ में आ रहा है कैसे मोटिवेट किया जाता है? अब सोचिए इस बात को, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, मतलब जीतने के प्रति लेकर के अगर देखा जाए शुरू से लेकर के आखिर में, अब अफगानिस्तान तक के मिला लिए और भी जो इर्द गिर्द के क्षेत्र है सब शामिल है। अब इतने बड़े साम्राज्य का मालिक जिसका कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है, ये श्रवण बेलागोला गए चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, वर्तमान जो कर्नाटक का क्षेत्र दिखता है, कहां गया, ठीक है, कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक में है श्रवण बेलागोला, और वहां की चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर के एकदम तपस्या में लीन हो गए हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और धीरे धीरे जो है खाना एकदम कम कर दिए और तपस्या करते हुए जो है भूख प्यास से अपना प्राण त्याग दिए। कौन? अब ये वाला तो एकदम से अभी वाला जो बाबा बोलते हैं एकदम लाइन एकदम सही हो गया है। क्या लेके आए थे क्या लेकर जाओगे? समझ में आ गया नहीं? इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, कल्पना भी सोच सकते हैं कि मतलब भूख प्यास से अपने आप को मार, अकाल थोड़े पड़ रहा है इनके यहां। और इनका जो बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका नाम है बिंदुसार, मरने से पहले ही ये जो है सब अपना राज साम्राज्य जो है बिंदुसार के ऊपर छोड़ करके चला गया था। ऐसा नहीं कि वो मरा तभी ये शासक बना, ऐसा नहीं है। जब इस तमाम मोह माया से दूर होकर के वो चला गया तपस्या करने, तभी जो है ये बिंदुसार शासक बन गया था। तो जब बिंदुसार शासक बना तो सबसे पहले तो यहां नाम के पीछे लेकर के यहां पर कुछ आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि एक तो बिंबिसार आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, और यहां क्या मिल गया? बिंदुसार मिल गया। तो दोनों लग रहा है एकदम मिलता जुलता, और कई बार आप गलती भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात हमने आपको बताया था कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 20 पुरुष बना रहा था। हाँ, तो 20 पुरुष बना रहा था। तो कुछ इतिहासकारों का क्या कहना है कि इनके खाने में जो है जो जहर होता है वो मिलाया जाता था। तो जब शुरुआती दौर में तो थोड़ा कम जहर, और कुछ दिन और हो गए तो थोड़ा और भी जहर, और धीरे धीरे जहर का डोज इतना कि अगर उस व्यक्ति को जहर पिला भी दिया जाए तो कुछ होने वाला। और इसी में एक दिन दुर्भाग्य क्या हुआ था कि खाना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है और उनकी पत्नी इस खाना को खा ली। समझ में आ गया? तो 20 कन्या तो बन नहीं रही थी। तो उसी समय क्या होता है कि उनकी पत्नी का जो है मृत्यु हो जाता है, लेकिन पत्नी गर्भवती है और किसी प्रकार से बच्चे को जो है बचा लिया गया है। तो जब बचा लिया गया है तो इस बारे में जो पता था केवल चाणक्य को था कि 20 पुरुष किसे बनाया जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चाणक्य का कहना यह भी है कि इस बच्चे के ऊपर भी जो है जहर का थोड़ा सा अंश है, बिंदु के समान। समझ में आ गया?
बिंदु के समान इस बच्चे पर भी जहर का अंश है, और सार का मतलब होता है विष। ठीक है, तो बिंदु के समान जो है इस पर जहर का अंश है, विष का अंश है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है क्या? क्या पड़ा है? बिंदुसार। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाएगा, जिसका मतलब होता है शत्रुनाशक। क्या होता है? समझ में आ गया? सभी शत्रुओं को मारने वाला। तो जहां पे भी अलग अलग जगह पे मगध के क्षेत्र में कहा जाए, कहीं पर भी विद्रोह हुआ तो दबाने में सफल भी रहे। हालांकि बिंदुसार के बारे में इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ही दयालु शासक थे, है ना, बहुत अधिक लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी यहां पर इनको अमित्र घात कहा गया या फिर शत्रु नाशक के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के समय में एक विद्रोह तो आपने ये पढ़ा होगा इतिहास में, जो तक्षशिला क्षेत्र में होता है ना, जहां पहले जो है सुसीम को भेजते हैं, विद्रोह नहीं दबाया जाता है, और फिर बाद में जो है अशोक को भेजा जाता है। हम उस तरफ जो है बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे आपका, उधर की कहानी में ज्यादा नहीं हम चलेंगे। बिंदुसार के समय में एक बात को याद रखिएगा, सीरिया के शासक है जिसका नाम है एंटियोकस, है ना, और उसने एक राजदूत को भारत में भेजा है जिसका नाम है डाइमेकस। क्या नाम है? क्या नाम है? डाइमेकस। और ये डाइमेकस को जब सीरिया से भेजा गया है आपके बिंदुसार के दरबार में, तो बिंदुसार ने जो है इसी डाइमेकस के माध्यम से जो है सीरिया के राजा से 3 वस्तुओं का जो है डिमांड किया है। ठीक है, तो एक तो आपने इसमें देखा कि मदिरा का डिमांड किया है ना, अंगूर के मदिरा का। ठीक है, एक आपके सूखे हुए अंजीर का फिक्स, और तीसरा जो है इसमें एक दार्शनिक डिमांड किया है। क्या है आपका? दार्शनिक का डिमांड किया है। ये 3 डिमांड रखा गया है बिंदुसार के द्वारा। किसके द्वारा? तो एक तो वाइन आपने देख लिया, एक फिग्स यानी कि आपका अंजीर, और तीसरा जो है आपके फिलोसफर। तो तीनों डिमांड जब रखा गया तो इस बात का जब पता चला एंटियोकस को, तो उसने मदिरा और अंजीर, ये 2 ऐसी वस्तुएं हैं जिसको कि भारत उसने भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को भारत नहीं भेजा। उनका कहना यह है कि हम किसी भी तरीके से विद्वान का कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि अगर कोई दार्शनिक मान लीजिए सीरिया से भारत आ रहा है, तो उसको सीरिया के बारे में सारा जानकारी पता होगा, वहां के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य के विषय में सारी जानकारियां जो है कोई दूसरे जगह जाकर के दे। तो इसी कारण से जो है उसने मदिरा को भारत भेज दिया और अंजीर को भेज दिया, दार्शनिक को नहीं भेजा है। इस बात को ही आपको याद रखना है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिएगा यहां पर बिंदुसार जो है धर्म को लेकर के ये भी ज्यादा इनके अंदर भी भटकाव आया है। इनके पिताजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने जो है जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। लेकिन बिंदुसार जो है वो जैन धर्म को ना अपना करके आजीवक संप्रदाय अपनाता है। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय, क्या बोला हमने? आजीवक संप्रदाय को अपनाया है। यह समझ लीजिए कि देखिए अब यह समय ही ऐसा चल रहा है ना पूरा, अगर मौर्य वंश के विषय में कहा जाए या फिर जितने भी महाजनपद है देश में, एक तो आपने देखा कि एक तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, विस्तार हो रहा था। देखिए जब भी कहीं पर कोई विशेष जो है तकलीफ होना या असंतुलन बनना, जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम आया, कोरोना आया इतना, तभी तो इतना वैक्सीन बना। अगर कोरोना आता ही नहीं तो उसके लिए वैक्सीन बनाए जाते। तो देश में इतना अधिक असंतुलन था, इसी कारण से भी कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन की उत्पत्ति हुई है। और नहीं तो ऐसा नहीं कि एकदम सब ठीक से चल रहा है और ऐसे धर्म का उत्थान लगातार हो, ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये आजीवक संप्रदाय भी एक विशेष संप्रदाय है, और इसमें यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर आपका आना और जितनी घटनाओं का होना है वो सब पहले से ही तय कर दिया गया है। समझ गए ना? सब कुछ पहले से ही तय कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो पहले से तय है। आप पढ़ भी रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि पहले से आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होना लिखा रहेगा तो कितना ही पढ़िएगा तो नहीं होगा, और अगर होना रहेगा तो कितना भी नहीं पढ़िएगा।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आजीवक संप्रदाय कह रहा है कि इस धरती पे आना और तमाम घटनाओं को होना, ये सब कुछ पहले से तय कर दिया गया है, सब कुछ पहले से ही निश्चित है। एक कहावत सुना है आपने, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। हाँ, तो जब हम छोटे थे तो हमारे लिए कई बार घर में जलेबी आता था, लेकिन मेरे भैया खा जाते थे, तो मम्मी उधर से आकर के हमको इस बात को कहती थी, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। मतलब आया है तुम्हारे लिए, लेकिन कौन खाएगा ये भी पहले से ही तय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आजीवक संप्रदाय का कहना है। किसका कहना है? तो बिंदुसार ने इस आजीवक संप्रदाय को अपनाया। हाँ, बिंदुसार के शासन काल के दौरान अगर कहा जाए तो मगध का जो आपका साम्राज्य वो कम नहीं हुआ, उसने कम से कम उसको संरक्षित रखा। बिंदुसार के बाद अगर कहा जाए तो इनका एक बेटा है जिसका नाम है अशोक। क्या नाम है? अब बेटा तो ये लोग राजा है तो कई रहेगा, लेकिन कई बार झगड़ा तब होगा जब राजा कौन बनेगा ये निश्चित नहीं किया जा सके। बिंदुसार का जो बड़ा बेटा है वो तो सुसीम है, तो अगर देखा जाए तो विधिवत तरीके से सुसीम को राजा बनना चाहिए, लेकिन जैन अनुश्रुतियों में ऐसा कहा गया है, ठीक है। और कई ऐसे ग्रंथ में भी चीजें मेंशन की गई है कि अशोक जो है वो राजा बनने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। है तो नहीं बड़ा बेटा, लेकिन फिर भी राजा बनना चाहता है। और अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया। समझ में आ रहा है? ताली बजा रहा है सब। 99 भाई अपना थोड़े रहेगा, मतलब जैसे राजा है तो कई महारानी रहेगी ना। देखो देखो इन लोगों को देखो, मतलब जहां पर शादी की बात करे, महारानी की बात करे, अलग से खुशी झलक जाता है। खाली उजला उजला दिखता है उधर से, सब दांत खोल करके। और हम एक बार नहीं कई बार समझा चुके हैं, एक को संभालना कितना कठिन है आज के समय में। और तुम लोग एक से अधिक का चेष्टा अगर रखते हो तो ये सरासर गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने दोस्त की कहानी बताए थे ना हम। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी पत्नी इतना झगड़ा करती है, कहते हैं हम ऑफिस से आते हैं और झगड़ा करना शुरू कर देती है, करते करते थक जाती है, फिर सो भी जाती है। फिर 3 घंटे के बाद उठ करके दोबारा झगड़ा करती है और वो झगड़ा करते ही रहती है। समझ में? तो ये लोग राजा, इनको दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो अशोक जो है इसका राज्याभिषेक जो है 269 ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ और मगध के राजा बने। और अशोक को बहुत विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये बदलाव जो है मगध में बहुत अधिक करने वाले हैं। 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कब बोला हमने? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब देखिए भारत का ये जो हिस्सा दिख रहा है, जो उड़ीसा का, इसको हमने बताया कि कलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक तो महापद्मानंद ने मिलाया ही था कलिंग को मगध में, लेकिन आगे चल करके फिर कलिंग अलग हो गया। समझ में आया आपको? अब दोबारा से कोशिश करेगा अशोक कि कलिंग को भी जो है वो मगध का हिस्सा बनाया जाए। समझ में आ रहा है? और मगध में कलिंग को मिलाने के लिए एकदम पूरे तरीके से तैयारी कर लिया है, अपने सेना को मजबूत कर लिया है। और 261 ईस्वी पूर्व, हम कब बता रहे हैं आपको? 261 ईस्वी पूर्व, यानी राज्याभिषेक के 8वां वर्ष है। यह प्रत्येक प्रश्न पूछा हुआ है। राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कब? 261 ईस्वी पूर्व में आपके कलिंग पर जो है एक जबरदस्त आक्रमण किया गया। और आक्रमण इतना भयावह था कि लगभग लाखों के संख्या में कत्लेआम यहां पर हुआ। समझ में आ रहा है? 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए। मतलब कल्पना करिए, 2-4 लोग अगर किसी भी जिला में अगर हत्या हो जाती है तो पूरा सनसनी बना हुआ रहता है कि नहीं। और 1 लाख लोगों का हत्या किया गया है और जबरन समझिए कि इस कलिंग को जो है मगध में मिला लिया गया। हालांकि जो अशोक है अपने शिलालेख में इन सब बातों को मेंशन नहीं करते हैं,
वो कहते हैं कलिंग का जो प्रजा है मेरे लिए बेटा के समान है। बताओ यार कैसा बेटा है कि एक समय में तुम इतना कतलेआम मचा लिए और जब शामिल हो गया कह रहा है कि हमारे लिए बेटा के समान है कि नहीं? मतलब वो प्यार दिखाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कलिंग को मिला लिया गया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक लगातार चिंतित रहता था। उसको लगने लगा कि लाखों की संख्या में जो निर्दोष लोग, कई जैसे जो लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसका क्या दोष रहा होगा, और उन सब निर्दोष लोगों का जो है हत्या हुआ। और इस कारण से अशोक हमेशा जो है चिंतित रहते थे। तो इनका एक भतीजा है और जिसका नाम है निर्ग्रोध। क्या नाम है? तो उसने इसको जो है कह रहा है कि चलिए आपको हम इलाज बताते हैं। ठीक है, या आप ऐसे चिंता में डूबे रहिएगा, ये अच्छा बात नहीं है। तो निर्ग्रोध जो है इसको लेकर के जाता है एक गुरु के पास जिसका नाम है उपगुप्त। क्या नाम है? और उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। कौन से धर्म की? तो ये बात को याद रखिएगा। पहला नंबर पर यह कि जो कलिंग युद्ध हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हृदय परिवर्तन मतलब अब इनको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, इतना कत्लेआम नहीं मचाना चाहिए। हालांकि देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हृदय परिवर्तन आपको याद रखना है। जब यूपीएससी का आप तैयारी करिएगा तो उसके मेंस के हिसाब से नहीं। ये हृदय परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि अशोक ने इस बात को कहा है कि ये हाथ अभी हथियार चलाना छोड़ा है, भूला नहीं है। बताओ ये कैसा हृदय पिघलाने वाला बात हो गया, बताइए। ये कह दे कि हम अब से लड़ाई नहीं करेंगे और फिर जो है कुछ महीने के बाद ये कहा जाए कि हमने लड़ाई करना अभी छोड़ा है, लड़ाई करना भूला नहीं है। तो धमकी देने के बराबर हो गया ना जी। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि अशोक का हृदय परिवर्तन है। और जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दी गई उपगुप्त के द्वारा। और अब अशोक पूरे तरीके से इस बात को सोच रहा है कि हमने जमीन पर, भूमि पर बहुत अधिक विजय हासिल कर लिया, साम्राज्य के ऊपर बहुत अधिक विजय हासिल कर लिया। इधर देखा कि आपने कलिंग को मिला लिया, अब हमें जो है धर्म के ऊपर विजय हासिल करना है। और इन्होंने एक नीति अपनाई है, धम्म की नीति। कौन सी नीति? धम्म की नीति। तो एक तरफ तो युद्ध ही युद्ध चल रहे थे और अब जो है अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ है तो धर्म के प्रति वो बहुत संवेदन हो गए हैं और इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म महामात्रों को भी नियुक्त किया है जो पूरे प्रदेश में जाकर के और शांति फैला सके, सद्भावना ला सके कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब सोचिए कि ये वही अशोक है जहां लाखों में कत्लेआम भी हुआ है। और जब अशोक का आप शिलालेख पढ़िएगा तो पहले शिलालेख में जो है उसमें क्या लिखा गया है, कुछ याद है? भूल गए सभी? पशु बलि की निंदा की गई है। जो पशुओं की बलि पड़ती थी ना, उसकी निंदा की गई है। इवन कि इस बात को भी कहा गया है कि पशुओं का इस्तेमाल अब रसोई में नहीं होगा। मतलब समझ रहे, जो बात बात में मुर्गा काटा जा रहा है उसको नहीं करना है। ये सब बात कौन कह रहा है? ये वही अशोक है जहां के इंसान को काट दिया और अब कह रहा है कि पशु बलि की भी निंदा कर रहा है और साथ साथ में ये कह रहा है कि पशुओं का इस्तेमाल जो है अब रसोई में भी नहीं होगा। मतलब कि नॉनवेज वाले जो लोग हैं वो सतर्क हो जाइए, है ना, ये सबको बता रहे। अच्छा, उन्हीं के शिलालेख में ये बात को भी कहा गया है कि पशुओं के लिए भी जो है चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब आप दूसरे वाले को पढ़ते हैं तो उसमें ये मिलता है कि नहीं मिलता है कि चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। मतलब अगर कहीं किसी का कुत्ता बीमार है उसको लाइए, उसमें जो है मरहम होना चाहिए। मतलब ये तो बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है इस वंश में लगातार। पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इतना बड़ा साम्राज्य बनाए और आखिर में भूख प्यास से मर गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी अशोक हैं जो कि कह रहे हैं कि अब जो है पशु बलि भी जो है वो निंदनीय है। तो ये सभी बात को याद रखना है आपको। एक तो जो पहला हमने ये कहा 261 ईस्वी पूर्व में जो है आपका कलिंग विजय हुआ। क्या हुआ? ठीक है, कलिंग विजय हुआ और इसके बाद जब ये चिंतित रहने लगे तो इन्हीं का एक भतीजा है जिसका नाम है निर्ग्रोध और इन्होंने इसको लेके गया है उपगुप्त के पास में। किसके पास में? और इसने इसको शिक्षा दी है कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। और यही जो घटना है, यहीं से जो उनके मन में तमाम परिवर्तन आया है, इसी को कहा जाता है हृदय परिवर्तन। क्या कहा जाता है? हृदय
परिवर्तन। मतलब अब लड़ाई झगड़ा अशोक नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो और भी करेगा। अगर झगड़ा नहीं करे तो राजा से भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कलिंग को विजय करके अलग कर दिया। ये इस बात पर भी इतिहासकार चर्चा करते हैं कि अगर इतना ही मन में जो है दयालु की भावना जो है अगर था अशोक के मन में, तो कलिंग को फिर से आजाद क्यों नहीं कर दिया? ये भी तो कर देता था ना, कलिंग को आजाद कर देता। अब ये भी कह रहा है कि लड़ाई भी नहीं करेंगे और बाद में कह भी रहा है कि तुम हमारे अधीन ही रहोगे। ये तो भाई बंधन तो है ही कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अशोक के मन में ये जो सारा परिवर्तन आया है, इसके बाद जो है अशोक ने आजीवकों के हित के बारे में काफी सोचा। जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, ये मानते तो नहीं थे, ये मान रहे हैं बौद्ध धर्म, लेकिन जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं उनके हित के बारे में बहुत सोचा। और बिहार का जो ये गया जिला दिखता है, गया में ही जो है बराबर की पहाड़ियों का विस्तार है। हालांकि गया के साथ साथ जहानाबाद में भी वर्तमान में है, लेकिन अब उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ना तो गया बना हुआ है, ना तो ये पूरे प्रदेश को तो मगध कह रहे हैं ना। ये तो वर्तमान में हमने देखा कि एक तरफ गया और एक तरफ जहानाबाद, तो दोनों के जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये दोनों के साथ में जो है बराबर की पहाड़ियां, क्या बोला हमने, है ना, बराबर की पहाड़ियां। तो इसका विस्तार जो है वो गया के साथ साथ कहां पर है आपका, तो बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से भी बताएंगे हम, है ना। तो बराबर की पहाड़ियों में जो है इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया है। कितने? 4 गुफाएं बनाए। अच्छा, आप लोग को पढ़ाते रहते थोड़ा सा ज्यादा जो है आप लोगों को फुर्सत मिल जाता है नहीं एकदम आराम से कुछ लोग हाँ बोलते रहिए, आप बोलते ही रहिए। जब लिखवाना होगा केवल तब बताइएगा आप, हम किसी कहानी को नहीं सुनेंगे। मर्जी करेगा तो सुनेंगे, नहीं तो मतलब हमें भी लग रहा है कि केवल और केवल लिखवाना ही होगा नहीं तो कुछ लोग जो झुक रहे हैं हम छड़ी से मारेंगे। पूरा डंडा यहीं पे रखा हुआ रहता है ना, जो झुकते हुए दिख गया। मतलब इतना अच्छा से सारा बात हम बता रहे हैं और कुछ लोग ऐसे बताते पढ़ते बताओ यार, मतलब इतना खराब पढ़ा रहे हैं हम। रुला रुला करके पढ़ाना शुरू किए ना, जहां नानी याद आ जाएगी एक बार में। समझ में आया कि नहीं? अभी भी याद है। 4 गुफाएं जो है कहां बनाई गई है? बराबर की पहाड़ियों में। कहां? और ये पहाड़ियां वर्तमान के कौन कौन से जिले में है? गया और देखिए कौन कौन सा गुफा है। एक का नाम है लोमस ऋषि। क्या नाम है? ठीक है, लोमस। एक का नाम है आपका सुदामा गुफा। क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? एक का नाम है करण चौपर। क्या नाम है? करण। और एक का नाम है विश्व झोपड़ी, या इसी को विश्वकर्मा नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा, ये बनाना इतना आसान नहीं है जैसे अभी घर बनता है। ये जो पहाड़ियां हैं, इसके पत्थरों को काट काट करके, समझ में आ रहा है, जैसे दशरथ मांझी कैसे पहाड़ तोड़े थे, ठीक उसी प्रकार से। हालांकि इसका जब निर्माण हो रहा है तो कई लोग शामिल हैं। राजा है तो राजा के अधीन तो कई नौकर का कमी थोड़े रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत का काम। और बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण किया। और ये गुफा जो है, जो आजीवक लोग थे उनके निवास के लिए दान में दे दिया गया। जो आजीवक लोग थे उनके निवास के लिए इसको बनवाया गया था। ये चारों गुफा को कितने लोग जो है बराबर की गुफा देखे हैं ये बताइए? मतलब बराबर गए घूमने के लिए, बस इतना ही। बिहार में ही रहते हो ना, कभी मौका मिले तो बिहार भ्रमण भी कर लीजिए आपके लिए धरोहर है। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से जरूर देखा होगा। ये सब गुफा किसके लिए बनाए गए हैं? आजीवकों के लिए। किसने बनवाया है?
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। चलिए याद है आप लोगों को। अशोक के बाद अगर देखा जाए तो मगध पे कोई बहुत बड़ा प्रतापी शासक इस वंश में नहीं बने। बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी अगर कहा जाए तो एक नाम आपको और याद रखना है, और इनका नाम है दशरथ। ये रामायण वाले भी नहीं है और हमारे गया वाले भी नहीं है, समझ में आया? ये दशरथ जो है वो अशोक के पोता है, समझ में आया? अशोक के बाद उनका बेटा कुणाल है और उनके बाद जो है आगे चल करके दशरथ हुए शासक। तो दशरथ की उपलब्धि ये थी, और दशरथ ने जो किया इस क्षेत्र में कि ये नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। और अगर इन पहाड़ियों के विषय में कहा जाए तो जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, किससे? बराबर की पहाड़ियों से। अच्छा, ये प्रश्न ना पूछा गया है पहले, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं तो बस चल रहा है कहानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था इन्होंने। बस एक का नाम कम से कम आप याद रखिएगा, जिसका नाम है गोपिका गुफा, ठीक है? हालांकि नाम तो आपसे अब नहीं पूछा जाएगा इनके विषय में, अगर ये बता पा रहे तो। नागार्जुन की पहाड़ियों में किसने बनवाया है? दशरथ। नागार्जुन भी अगर कहा जाए तो बिहार के गया जिला में ही स्थित है ये पहाड़ियां। तो अगर ये जिले के विषय में भी कहा जाए, इनके विस्तार कहां है? गया में। कहां है? ऑप्शन में देखिए आपको एक ही मिलेगा, अगर गया मिला है तो जहानाबाद नहीं रहेगा, ठीक है? और अगर जहानाबाद मिल गया तो गया नहीं मिलेगा। दोनों रहे तो कौन बोली है? हम अभी कहे ना इस बात को कि अगर गया रहेगा तो जहानाबाद। वो आपके द्वारा जो सेट किए गए प्रश्न होते हैं उसमें ये सब मिलता है। जो आप टेस्ट से बनाते हैं ना, खुद आप लोग ग्रुप नहीं खेलते हैं कई बार कि ग्रुपिंग चल रहा है और उसमें पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, और आपके ऑप्शन रहते हैं 1761, 62, 63, 64, 65, 66, ऐसे ऑप्शन देते हैं आप। ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो तभी रहेगा ऑप्शन मेंशन जब उस समय कोई घटना घटा हुआ रहेगा। समझ में आया आपको बात? ऐसा नहीं कि आप जैसे देखिए आप क्या करते हैं ना कि आपको लगता है कि सामने वाले को भ्रमित हम कैसे करें, लेकिन क्वेश्चन सेट करने का तरीका ये थोड़े होता है कि आपसे शुरू कर दिया प्लास्टिक लाई 1757 दिए तो 58 भी दो, 59 भी दो, 60 भी दो। आप तो ऐसा ही प्रश्न बनाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब कई प्रश्नों का आप एनालिसिस देखिएगा तब। तो ये अगर गया रहेगा तो जहानाबाद नहीं रहेगा, और अगर फिर भी ऐसा दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वो भी सही तरीके से सेट नहीं किया गया है। समझ क्यों नहीं हम बता देते। देखिए अब ये जो पहाड़ी हिस्सा है, चाहे बराबर की हो चाहे आपका नागार्जुन का, ये थोड़े ना देख रहा है कि यहां से जहानाबाद इधर जयबे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेगा ना। तो गया रहे या जहानाबाद रहे, ये प्राकृतिक बंटवारा तो पहले से ही किया गया है और वो तो पहले से ही मौजूद है। वो तो हम जो है बांट करके कह दिए कि यहां तक का हिस्सा गया का है और यहां तक से जो है जहानाबाद। अब दोनों में शामिल है तो इसमें जो है पहाड़ तो अलग अलग बीच से हो नहीं सकता है कि नहीं उधर वाला नागार्जुन नहीं है, कोई और नाम रख लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नागार्जुन की पहाड़ियों में जो है दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। समझ में आ गया? और ये भी जो है इन लोगों के लिए ही आश्रय के लिए बनाया गया है। अब देखिएगा इस वंश की जो आखिरी शासक है उसका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है? आखिरी शासक कौन है? यह नाम भी आपको पहले मिला होगा जब मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के हम बारे में बताए होंगे, तो है कि नहीं है? तो बृहद्रथ जो है इसका आखिरी शासक है और इसको जो है इस व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? नाम क्या है उस व्यक्ति का? पुष्यमित्र शुंग। इसके द्वारा मार दिया गया। हालांकि इसके विषय में कहा जाता है कि बृहद्रथ जो है वो बड़ा ही दयालु किस्म का है, तो राजा को भी कई बार ज्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं होती है। राजा अगर एकदम से सीधा हो जाए और बगल वाले जो राजा है उसको पता चल जाए ऐसा, तो आक्रमण कर देगा जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं और आप राजा बनना चाहते हैं तो थोड़ा इस समय तो बड़ा कठिन बात है, क्योंकि प्रतापी का तो हम काउंटिंग इसी हिसाब से कर रहे हैं। यहां जो पैरामीटर लगा हुआ है, किस राजा के बारे में हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जो बहुत अधिक क्षेत्र को जीता है, बहुत अधिक बदलाव किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हम उस राजा के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं जो एकदम से सीधा था, जिसने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में। उसके बारे में हम क्या पढ़ाएं बताइए? कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो राजा होना और राजा का प्रतापी होना, ये इसका पैरामीटर ही यही है कि अपने साम्राज्य का विस्तार कितना अधिक कर रहा है। अपने इतिहास में इन लाइन को सुना होगा कि अशोक महान कहलाए, अकबर महान कहलाए, लेकिन लड़ाई तो ये लोग भी कर रहे हैं। आखिर कलिंग जीत रहा है तो यहां पर भी कत्ल हो रहा है, और अकबर जब जो है महाराणा प्रताप के साथ में लड़ाई कर रहा है तो कत्ल तो वहां भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को महान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आपको मन में तो लगेगा ना, लगना चाहिए आपको कि आखिर ये लोग इतना जबरदस्त। अब सोचिए ना, जीवन में आप अगर एक मर्डर कर दीजिए खाली कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अगर आपने कर दिया, पूरे जिंदगी भर जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपसे या तो दहशत में रहेंगे या तो आपको एक नया इनाम दे देंगे कि ये तो एकदम से लंपट है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये लोग ऐसे हैं कि अब सोचिए अगर ये बात सत्य रहा होगा कि अशोक ने 99 भाइयों को मार दिया, और उसके बाद भी अगर हम अशोक को महान कह रहे हैं, कलिंग में 1 लाख लोगों का हत्या हुआ फिर भी महान कह रहे हैं, तो कुछ तो पैरामीटर अलग इन लोगों को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो राजा वही प्रतापी है जो अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर रहा है। समझ में आ रहा है? अकबर थोड़े ना महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो दोनों सेना के बीच में जो है फूल का अदला बदली किया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। वहां तो जो तलवार चलना शुरू हो रहा है या विजय किसका होगा वही निश्चित किया जाए अंत में। तो पैरामीटर ही इन लोगों का अलग है। जो प्रतापी अधिक यहां पे हम कह रहे हैं वो साम्राज्य का विस्तार भी समझिए बहुत अधिक किया है। समझ में आया? और आखिरी शासक जो बृहद्रथ है, इसी का अंत करके और पुष्यमित्र शुंग ने इस मगध पर जो है कौन सा शुंग वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश? अब ध्यान से एक बात और समझिए कि जब तक के मौर्य वंश चल रहा था तब तक ऑलमोस्ट जितने भी शासक रहे वो मगध के साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संगठित रखे। ये जब मौर्य वंश समाप्त हो गया तो उसके बाद का जो वंश है उसको ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है कि अब जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा और वो लोग ही साम्राज्य को चलाएंगे। लेकिन शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब आते आते जो है मगध की स्थिति इतनी डामाडोल हो गई कि ये मगध केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया। बात समझ में आया? जो हम अफगानिस्तान का बात कर रहे थे, ये शुंग वंश और आगे एक और राजवंश आने वाला है जिसका नाम है कण्व। क्या बोला हमने? देखिए मौर्योत्तर काल में 3 वंश आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। मौर्य बताया, उसके बाद जो है आपका जो मौर्योत्तर की अगर बात किया जाए तो मौर्योत्तर में तीनों को सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है? मौर्योत्तर काल में 3 वंश को सीक्वेंस में याद रखना है। एक तो आपको शुंग वंश, ठीक है, और दूसरा कण्व, और तीसरा कुषाण, ठीक है? कुषाण, हालांकि कुषाण का सीधा प्रभाव जो है वो बिहार के क्षेत्र में नहीं था, इसने जो है सामंत बनाए, और ये सामंत रहे थे आपके गुप्त, और यहीं से आप जानते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना होती है और मगध क्षेत्र में फिर से जो है मजबूती मिलता है गुप्त काल आने के बाद। बात समझ में आ रही है? अगर आप एंसेंट बिहार को देखें तो जो हम शुरू से बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। एक तो ये कि आपने जो शुरू किया है हर्यक वंश से, है ना? हर्यक के बाद कहां थे आप? शिशुनाग, और उसके बाद और मौर्योत्तर में स्थिति डामाडोल हो गया। फिर से जब गुप्त काल आया था तो मगध की स्थिति सबसे मजबूत रही, और फिर गुप्तोत्तर में जब हम जाएंगे फिर स्थिति खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? एक तो हम विस्तार कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से जो है स्थिति जब खराब होगा, तो अभी भी देखिए अभी तक स्थिति खराब ही है अभी भी बिहार की स्थिति कहां सुधरा है? बिहार केवल प्राचीन समय में ही, अब सोचिए कि गुप्त काल को जो है ना स्वर्ण काल कहा जाता था, इतिहास में पढ़ा होगा ना आपने। मतलब हर तरीके से यहां के लोग एकदम खुशहाल हैं, और वर्तमान समय में देखिए सभी बेहाल है कि कब वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी आने के बाद फॉर्म कब भरेंगे। अच्छा ये फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, क्या गारंटी है कि इसमें चोरी नहीं होगा, है ना? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो ठीक है, अगर पेपर लीक हुआ तो दोबारा पेपर होगा, फिर 1-2 बार कोर्ट कचहरी होगा, है ना? फिर दोबारा रिजल्ट आएगा, और फिर पता नहीं कब तक जो है वापस रिजल्ट आया कि हमारा ज्वाइनिंग होगा। 1-2 परीक्षा को छोड़ करके जो ऊंचे स्तर का है,
छोटे छोटे परीक्षा में जो है स्थितियां इतनी गंभीर रहती है कि कई बार हम सामने से बच्चों को क्या बोले, अब पेपर लीक हो गया, सरकार भी इस बात को मानती है, अब कब वो दोबारा पेपर लेगा, ठीक है, दोबारा उसका रिजल्ट कब आएगा, कई बार स्थिति। अब तो फिर भी इधर इलेक्शन का टाइम तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं तो अभी से 4-5 साल पहले की स्थिति ऐसा था कि जब बिहार एसएससी और तमाम पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स थे, कहा गया कि 5-5 साल तक जो है वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक महिला का इंटरव्यू उसमें था, उसने कहा कि उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी और अभी हमारी बेटी 3 साल की हो गई है तो अब हम अपने बेटी को भी पढ़ाते हैं और मेरा रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। मतलब बताइए कितना अधिक जो है दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? हाँ तो ये तीनों को सीक्वेंस में याद रखना है, शुंग वंश, कण्व और, तो ये जो वंश दिख रहे हैं मौर्य के बाद में सब ब्राह्मणों के वर्चस्व में चला और इस कारण से जो है मगध की जो सीमा है वो बहुत ही सीमित हो गई। पहले यहां तक लिख लिया जाए और उसके बाद जो है शुंग वंश की शुरुआत की जाएगी, है ना। अभी छुट्टी के चलिए यहां तक लिखा जाए पहले, ठीक है। लिखिएगा सभी लोग। अभी पहले से चंद्रगुप्त मौर्य लिख रहे थे ना आप लोग, उसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पॉइंट बना करके लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली, जैन धर्म की शिक्षा ली। तथा श्रवण बेलागोला के चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुनाशक। जिसका अर्थ होता है शत्रुनाशक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय को अपनाया। के को करो यहां पे और लिखो आजीवक संप्रदाय को अपनाया। लिख लिए? चलिए, ये वाला पॉइंट बच गया लगता है, नहीं इसको लिखवाना था मुझे पहले, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 मांगे रखी। एंटियोकस से 3 मांगे रखी। ठीक है, लिखिएगा, पहला लिखिएगा अंगूर की बनी मदिरा। पहले नंबर पर लिखिएगा अंगूर की बनी मदिरा। दूसरे नंबर पर लिखिएगा सूखा अंजीर। और तीसरा दार्शनिक। लिखा? चलिए पॉइंट बना करके लिखिएगा मदिरा तथा अंजीर को भारत भेजा गया जबकि दार्शनिक भेजने से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, आगे लिखिएगा अशोक के विषय में, है ना? तो अशोक लिखिए और आगे डैश दीजिए। लिखिए 269 ईस्वी पूर्व 269 ईस्वी पूर्व मगध का शासक अशोक बना। मगध का शासक अशोक बना। ठीक है, अगला लाइन में लिखिएगा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय कर 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय कर इसे मगध में शामिल किया। इसे मगध में शामिल किया। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, अशोक को जो है एक बहुत बड़ी दिलचस्पी थी अभिलेख लिखवाने में। ठीक है, अभिलेख लिखवाना मतलब समझते हैं? पत्थरों पर अपने विषय में लिखवाना। समझ में आया ना? तो चूंकि इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत ही लंबे अरसे तक जो है लोग हमारा गुणगान करेंगे। अब राजा के समय में अगर राजा के विषय में कोई बात लिखा जाए, समझ में आ रहा है सभी को? राजा के समय में अगर राजा के विषय में लिखा जाए तो जाहिर सी बात है कि उनके फेवर में ही लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं? कहां गया सब? बैकग्राउंड ही गायब है लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि अशोक को जो है स्तंभ लेख लिखवाने में बहुत बड़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा
अशोक के अभिलेख, और ये अभिलेख हो सकते हैं कि आपके जो है शिलालेख हो, या फिर कहा जाए तो स्तंभ लेख हो सकता है। ठीक है, ये अभिलेख का मतलब हुआ कि जो पत्थरों पर लिखा जाए, समझ में आ रहा है। हालांकि ये अभी भी लिखा जाता है, जैसे विधायक लोग लिखवाते हैं, मुखिया लोग भी लिखवाते हैं। गांव में अगर एक चापाकल लगवाएगा उसके लिए भी लिखवाएगा, छोटा सा भी नली गली बनवाया तो उसके लिए भी लिखवाना ही चाहिए, है ना, कि फलाना पंचायत का मुखिया ढेकाना बाबू है ना, इस तिथि को इस तारीख को, है ना, इसका उद्घाटन किया है कि नहीं है। अच्छा, इसका जो है देखने का जो है उदाहरण कैसे मिलता है, 4-5 वर्षों के बाद आप देखिए। जैसे मेरे नानी के घर पर अभी जब हम छोटा थे तो वहां पे मुखिया जी जो थे वहां के, वो चापाकल लगवाए। पहले हैंडपंप ही रहता था, पहले मोटर का कॉन्सेप्ट था कहां, और सरकारी तरीके से अगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि हैंडपंप ही लगेगा। तो जो बड़ा वाला हैंडपंप नहीं होता एकदम से, देखा आपने, तो मुखिया जी ने लिखवाया और उसी के बगल में खूब अच्छे से जो है एक जो है शिलालेख बनवाया उस पर, और लिखवाया कि हाँ ये मुखिया इस समय जो है इस चापाकल का उद्घाटन किए। तो जब नया नया बना था तो हम भी गए वहां पे, पानी वानी भी पिए। 6 महीने के बाद जब दोबारा हम नानी के घर पे गए, ठीक है, तो उस देखे कि चापाकल का हैंडल ही गायब है लेकिन अभी भी जो लिखा गया है पत्थरों में वो ठीक वैसे के। अच्छा, तीसरी बार जब हम गए फिर 6 महीने के बाद, तो अभी तो हैंडल गायब था, पैंडल भी उसका गायब है समझ में आ रहा है। और अगली बार देख रहे हैं जाकर के तो उसमें भैंस बांधा हुआ है, लेकिन अभी भी इधर संरक्षित है। पता है क्या, फलाना पंचायत के मुखिया ढिकाना बाबू इस चापाकल का उद्घाटन किए। चापाकल तो दिख ही नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो अशोक की बहुत बड़ी दिलचस्पी थी कि वो स्तंभ लेख लिखवाते थे, शिलालेख लिखवाते थे, मतलब अभिलेख लिखवाने में उनका जो है बहुत अधिक दिलचस्पी है। और उनको चूंकि इस बात को पता है कि हम तो मर जाएंगे लेकिन बहुत लंबे अरसे तक जो है ये पत्थरों में जड़ा हुआ रहेगा ऐसे ही। और देखिए, आज भी अगर कहीं ना कहीं हम अशोक के विषय में इतना विस्तार से जान रहे हैं तो यही जो है आपके अभिलेख के कारण ही जान रहे हैं, है ना। तो इतिहास में आपने पढ़ा हुआ कि इनके टोटल जो है अभी तक 14 शिलालेख, कितने टोटल, कितने, है ना। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पर लिखा हुआ। और यहां जो स्तंभ लेख है समझ लीजिए पिलर पर बना हुआ है ना, जैसे खंभा समझते हैं ना आप लोग, पिलर पे बना हुआ। तो कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर पर है और कुछ ऐसे जो स्तंभ यानी कि पिलर पे। तो जो बिहार से मिला है वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बिहार स्पेशल में, समझ में आ गया। तो 14 शिलालेख में से ऐसे कितने शिलालेख है जो बिहार से प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। 3। चलो अभी अभी आपका टेस्टिंग होगा, अपने इतिहास में पढ़ा तो जरूर है, सर पढ़ाए हैं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। नहीं पढ़ाए ये सब तो हम क्लास चेक कर लेंगे, समझ ले रहा, और अगर मिल गया तो पूरा क्लास सस्पेंड हो जाएगा। कितने शिलालेख टोटल मिले हैं। अब जैसे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख बिहार से प्राप्त हुआ है, आपके ऑप्शंस देखिए जरा। जैसे दे दिया आपको कि गिरनार, जैसे दे दिया आपको रामपुरवा, जैसे दे दिया आपको मान लीजिए लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, जैसे आपको दे दिया लौरिया अरेराज, और केवल ए केवल बी करके भी बना हुआ है। जैसे ए में बन गया आपका जो आंसर है केवल 1। अच्छा, एक ऑप्शन में ये भी है कि बी, सी और डी, और एक में ये भी बना हुआ है कि कोई नहीं, और एक में ये भी बना हुआ है आपका जो है कि ए और बी। बताओ कौन होगा, बी, सी और डी। ओहो, कितने लोग, वाह गजब। नहीं, मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिहार जब हम कह दिए हैं तो जाहिर सी बात है पश्चिमी और पूर्वी दोनों बिहार में ही रहेगा, समझ गए ना। जब हम चंपारण का नाम ही नहीं लिया, केवल बिहार कह रहे हैं, मतलब कि दोनों ही शामिल होगा। तो बहुत सारे लोग का क्या कहना है, बी, सी और, बिल्कुल गलत जवाब समझ में आ गया। अड्डी लगाने वाले कोई नहीं थे, अरे राज होगा
देखो, अशोक के कोई भी शिलालेख है जो बिहार से प्राप्त नहीं है, अशोक के स्तंभ लेख है जो बिहार से प्राप्त हुए हैं। समझ में आया? ये शिलालेख नहीं है। अगर इसी ऑप्शन में यहां पर स्तंभ लेख लिखा हुआ रहता, तब आपके उत्तर जो है रामपुरवा और नंदनगढ़ जो हिस्सा है वो पश्चिमी चंपारण का है, और अरेराज से जो प्राप्त हुआ है वो पूर्वी चंपारण में हुआ है। समझ में आया? तो ऐसे ही प्रश्न सेटर बनाते हैं बीपीएससी में, और आप ऐसे ही गलती करके आते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी शिक्षक भर्ती वाला में जो पूछा गया प्रश्न एक था कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के एक उग्र किसान नेता थे, और ऑप्शन में उसने सभी किसान नेता को ही दिया है। अब उसमें छांटना है कि उग्र किसान नेता कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तब ना। हम तो बीच बीच में ब्रेक लगा करके आप लोग को चल रहे हैं, बस परीक्षा में स्लिप मत कीजिएगा, मेरा यही कहना है। ठीक है, अभी के अभी सब उत्तर कर दिया है कि बिल्कुल ये सब शामिल है सर। अब देखिए, 3 स्तंभ लेख जो है वो बिहार के क्षेत्र से मिले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिला लेख जो है आपका कोई भी जो है बिहार के क्षेत्र से। देखो, अगर केवल अभिलेख लिखा रहता तो उत्तर हो जाता है कि नहीं है, क्योंकि अभिलेख का ही तो ये 2 प्रकार है, शिलालेख और आपके स्तंभ लेख। लेकिन जैसे शिलालेख का नाम ले लिया तब वो उत्तर नहीं होगा आपका। बात समझ में आई? तो अगर यहां रहता, अगर प्रश्न में कि कौन से जगह से ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तब आपका आंसर हो सकता था। तो कई बार प्रश्न की प्रकृति को समझना होता है, लेकिन आप लोग सीधा उत्तर देने पे उतावले हो जाते हैं। तो बिहार से कितने मिले हैं? कितने? कौन कौन सा? एक तो रामपुरवा जो हमने बताया, और एक नंदनगढ़। ये दोनों जो है आपका वो पश्चिमी चंपारण में है। कहां है? पश्चिमी चंपारण में। जबकि अगर आपसे कहा जाए कौन सा? अरेराज, तो वो कहां है? तो ये जो है आपका पूर्वी चंपारण में है। अच्छा, जिला याद है कि नहीं सबको? हाँ, चंपारण बोले तो समझ में आ गया ना कि कहां पर हम बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि चंपारण कहां है। चलिए, तो लिखिए अब इस बात को भी। ठीक है, ठीक है। लिखिएगा, अशोक के किसी भी शिलालेख की जानकारी अशोक के किसी भी शिलालेख की जानकारी बिहार से प्राप्त नहीं हुई है, जबकि सात स्तंभ लेखों में से 7 स्तंभ लेखों में से 3 स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है। 3 स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, पश्चिम चंपारण से रामपुरवा स्तंभ लेख तथा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिले हैं, जबकि लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिले हैं। लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखे क्या आप लोग? पश्चिम चंपारण से रामपुरवा तथा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिले हैं, जबकि पूर्वी चंपारण से लौरिया अरेराज
स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? अरे राज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। लिख लिए? चलिए अब आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद निर्ग्रोध के माध्यम से निर्ग्रोध के माध्यम से उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की तथा इसके बाद धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति, धम्म की नीति अपनाई। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा कि अब जो है लड़ाई झगड़ा पर कम ध्यान देगा और मतलब है ना, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लड़ाई झगड़े नहीं करो। और शिलालेख में पहला आपने यह भी देखा होगा कि पशु बलि की निंदा भी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति धम्म महामात्रों की नियुक्ति प्रदेश में शांति और सद्भावना के लिए किया। शांति और सद्भावना के लिए किया। देखिए धम्म महामात्र जो होते थे एक अधिकारी होते थे, सबसे जो ऊंचे स्तर के सबसे होते थे ना, वो घूम घूम करके जो भी गांव पड़ रहा है वो हर एक जगह पर जा करके और भाईचारा निभाने के लिए बोलता था। समझ में आया? तो ये धम्म महामात्रा का काम होता था। इसकी नियुक्ति किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अशोक के विषय में आगे अगर और बढ़ा जाए, कहां तक लिखवाए थे जी पहले? ये सब तो हो गया। हाँ, गुफा वगैरह लिखा आपने? चलिए लिखिएगा आगे। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। चार गुफाओं का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ये गुफाएं वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है। गया जिला में स्थित है। मन तो नहीं कर रहा है लिखवाने का लेकिन अगर आप चाहें तो जहां पे भी ये समाप्त हुआ है लाइन, वहीं पर लिख लीजिए जहानाबाद भी। ये मात्र कुछ ही किताबें ऐसी हैं
जिसने, हालांकि एक बार तो बीपीएससी में भी जब ये सवाल पूछा गया तो उत्तर जहानाबाद दे दिया, जबकि यही प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, और तब इसका उत्तर जो है गया था। अब कई बार इन लोगों के प्रश्न और उत्तर को देख करके हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम क्या बताएं। यह प्रश्न पहले भी बहुत पहले पूछा जा चुका है और तब उत्तर गया था, और अभी 3-4 साल पहले जब पूछा गया तब उत्तर इसका, हालांकि हमने इसको विस्तार में बता दिया है ये बातें कि चूंकि आप जानते हैं कि जब पटना से आप दक्षिण में आते हैं तो आपको मिलता है पहले जहानाबाद, है ना। जो पटना से गया जाते होंगे उनको पता होगा, पटना के बाद क्या मिलता है, और जहानाबाद के बाद मिलता है आपका, और यही एक तरफ गया और जहानाबाद है, और यही विस्तृत है आपका जो है ये बराबर की पहाड़ियां। समझ में आया। तो अब ये 4 गुफाओं का नाम लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 4 गुफाएं लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी है। इसको विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिए, नाम याद रहेगा ये चारों का। कौन कौन सा है, पहला कौन सा है, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व। चलिए आगे लिखिएगा, ठीक है। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में तीन गुफाओं का निर्माण कराया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आप लिखो तो, बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये नागार्जुन की गुफाएं वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है। ठीक है, वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है। ठीक है, लिख लिया। तीनों गुफाओं का नाम भी लिखना है क्या? एक तो गोपिका लिख लीजिए, और 2 और मैं अभी देख करके बताता हूं कहीं से। ठीक है, कोई अपना फोन देखिए, एक बार सर्च कीजिए उसमें। अब ये थोड़ा जो है यहां से प्रश्न आता नहीं, ये पूछा नहीं गया है, तो इस पे भी हमारा ध्यान थोड़ा कम होता है कि कौन कौन सा है। एक बार चेक कीजिए, दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा या नागार्जुन की गुफाएं, उसमें आपका नाम आएगा। एक तो गोपिका है, इन गुफाओं का नाम कभी पूछा नहीं गया आज तक। बताओ कौन कौन सा है? देखो फोन, देखो किसी का है उसमें, देखें। हाँ, गोपिका गुफा लिखा आपने। एक है आपका वापियाका गुफा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, नाम बड़ा खतरनाक है। वापियाका गुफा, और एक है वेदातिक। इतना खतरनाक नाम रख दिया, बताइए। वेदातिक
गुफा। तो एक तो गोपिका आपने लिखा होगा और ये दोनों को अभी उसमें जोड़ लीजिए आप, ठीक है। वेदाथिक, वही लिखा होगा ना मैंने, लो पकड़ो। वेदाथिक गुफा और एक है वापियाका गुफा, ठीक है। अब देखिए ये जो टाइम चल रहा है इस समय नाम ऐसे ही बनते थे। अब ये थोड़ा नहीं समय सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में लोग अपना नाम मोनू, सोनू, छोटू ऐसा रखेगा। ये तो हम लोग अभी तब्दील किए ना, नहीं तो पहले के समय में नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा रहता था नहीं, और अभी उसको बदल करके एकदम छोटा कर दिया गया नहीं। टीना, बीना, बताओ कितना छोटा नाम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। सीता पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, बहुत पहले से नाम है। चलिए आगे लिखिएगा। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ का हत्या किया गया तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की गई। शुंग वंश की स्थापना की गई। देखिए किनारे में एक बार आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स बना करके और इन बातों को लिख लीजिए। जैसे हम बताते हैं कि मौर्योत्तर काल, तो एक बॉक्स बना करके इसको लिख लीजिएगा सीक्वेंस में, शुंग, कण्व और कुषाण। इसको यहीं पर किनारे में एक बॉक्स बनाइए और इसको लिख लीजिएगा, शुंग, कण्व और कुषाण। लिख लिया? शुंग, कण्व और कुषाण। तो एक बात है तो अब दिमाग में सेट कर लेना है कि जैसे मौर्य वंश का अंत हुआ है तो अब जो मगध का जो साम्राज्य धीरे धीरे सिमटने लगेगा, ठीक है। और कण्व वंश तक आते आते मगध साम्राज्य जो है और केवल जो है आपका पाटलिपुत्र तक ही सीमित रहेगा। आगे भी बताएं? नहीं, दोपहर के 12 बजे से आए हुए है ना, 11 बजे से। ठीक है, फिर कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते। जब हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो बिहार स्पेशल का क्लास पहले चलेगा और ये लंबे समय तक चलेगा। पहले एग्जाम से पहले खत्म भी तो करना है। अभी हम लोग हिस्ट्री में ही लटके हुए हैं, बिहार ज्योग्राफी में भी समय लगेगा। जय हिंद सभी को।